नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन कुछ करेक्टिव मोड पे दिखाई दिए। 42,000 का लेवल इंटैक्ट है, लेकिन आज वीक का लास्ट डे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन, और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो आज थोड़ा सा सेल ऑफ करते हुए अपनी पोजीशंस ऑफलोड करते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल ये जो एक पूरा वीक है काफ़ी हद तक कॉशियस दिखाई दिया, लेकिन नेक्स्ट वीक से एक्सपेक्टेशंस हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी, और साथ साथ जो हमारे लिए दिसंबर की 5th तक जो क्रेडिट डेट स्वैप का जो एक सोड है वो भी जो है वो फेड आउट हो जाएगी, और साथ साथ वहाँ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट बिल पे जो एक ज़्यादा हम कह सकते हैं वेटेज है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो होपफुली मंडे से मार्केट के अंदर एक बुल रन जो एक्सपेक्टेड है वो तमाम चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। इन्फ्लेशन के नंबर्स, एक अच्छी न्यूज़ ये है कि इस मंथ के यानी कि नवंबर जो प्रीवियस गुजरा है उसके नंबर्स अक्टूबर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम आए हैं। इट मीन्स कि जो हमारा एक पॉलिसी रेट जो कि एक ट्रेंड शो कर रहा था अपवर्ड का, यानी कि 100 बिप्स का इजाफा किया गया, वो अब हो सकता है कि नेक्स्ट पॉलिटी टाइटनिंग में जो है वो पॉलिसी रेट में जो है वो टाइटनिंग नहीं बल्कि रिलैक्सेशन की तरफ जाए। सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि चीज़ें द थिंग्स विल बी इंशाल्लाह सून इन ऑप्टिमिस्टिक वे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की परफॉर्मेंस देखते हैं मार्केट की, और वीकली स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं। मंडे के दिन 42,071.34 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर रहा। 865.39 का डिक्लाइन देखा गया बिकॉज ऑफ पॉलिसी टाइटनिंग, जो कि 100 बिप्स सरप्राइजिंगली बढ़ाए गए थे। उसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स ने काफ़ी हद तक मार्केट के अंदर भी दिखाया। 243.16 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए थे। मंडे के दिन कारोबार हुआ था, और हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम सेल ऑफ करते हुए मंडे के दिन दिखाई दिए थे। ट्यूसडे के दिन मार्केट में एक रिकवरी नोट देखा गया, जो कि मंडे को जाहिर सी बात है वो एक सेंटिमेंट्स ड्रिवन मार्केट हो जाती है। 42,373.59 पे क्लोजर रहा। 302.25 पॉइंट्स गेन किए गए। 139.09 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। वेडनेसडे के दिन अगेन मार्केट में फ्लैट नोट जो है वो हम कह सकते हैं रेंज बाउंड सिचुएशन देखी गई। 42,348.63 के लेवल पर मार्केट का क्लोजर रहा। 24.96 का डिक्लाइन। 120.19 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। थर्सडे दैट इज यस्टरडे 42,393.52 पे क्लोजर। 44.89 का इजाफा देखा गया। जस्ट डू हैव अ लुक कि ये थर्सडे के दिन मार्केट के अंदर एक फ्लैट नोट बट पॉजिटिव देखा गया सेंटिमेंट्स। 161.77 का कारोबार देखा गया। ओवरऑल पूरे वीक के अगर थोड़े से हम नंबर्स देखें तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि करेक्टिव मोड भी देखा गया है, और थोड़ी नाराजगी इन्वेस्टर्स की जानिब से बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट देखी गई है। फ्राइडे के दिन 42,179.45 पे क्लोजर। 214.07 का डिक्लाइन। 142.15 का कारोबार रहा। आज के दिन भी एक फ्लैट नोट है और करेक्टिव मोड है, माइनर सी करेक्शन है। साथ साथ ये भी है कि मंडे के दिन से मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होंगे, जो कि वाज़ेह तौर पे अगर आप पूरे वीक को स्टडी करें तो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे रुपी डॉलर पैरिटी के हवाले से। डॉलर की जो एक एप्रिसिएशन देखी जा रही है, माइनर हम कह सकते हैं कि एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है। व्हाट्स द रीज़न, इसके पीछे क्या जो है वो वजूहात हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंट पास्ट में आपने देखा होगा कि रुपी अप्रिशिएट कर रहा था और एक बहुत अच्छी चेंज देखी जा रही थी। 214, 213, 212 डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ ऐड ऑन होते हुए देख रहे थे चीज़ों को। तो क्या रीजंस हैं, ये क्यों पॉज हो गई, और इसकी जो एक हम कह सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन क्यों स्टार्ट हो गई, वो आज हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ इन्फ्लेशन, जो कि जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी कमेंट में कहा कि यहाँ पर नवंबर के जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अक्टूबर। इट मीन्स कि यहाँ पे एक रूम है हमारे लिए मॉनेटरी पॉलिसी की रिलैक्सेशन के लिए। सो ये एक गुड साइन हो सकता है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रेंड भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि 100 बिप्स अब बढ़ा दिए गए हैं। 16% पे इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है। आफ्टर 2 डिकेड्स इतना इंटरेस्ट रेट हुआ है। इट मीन्स कि यहाँ पे बहुत गुंजाइश है। अगर पॉलिसी रेट में रिलैक्सेशन होती है तो बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। ग्रोथ, एक्चुअली वी नीड ग्रोथ। तो यहाँ पर जब पॉलिसी के नंबर्स हाई जाते हैं, यानी कि पॉलिसी टाइटनिंग की जाती है, तो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। वो आज हम डिस्कस करेंगे। न्यू पावर प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। जंपीर में इफ्तिताह किया गया है विंड पावर प्रोजेक्ट्स का खुरम दस्तगीर साहब ने। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से जो पावर के जनरेशन के इशूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट करने की, कुछ ना कुछ करने की कोशिश की जा रही है। 110 मेगावाट्स का ये प्रोजेक्ट है।
सो ऑब्वियसली छोटी छोटी चीज़ें, आप कहते हैं ना कतरा कतरा ही मिलकर समंदर बनता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लगाने की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम पावर जनरेशन में इंडस्ट्रीज़ को खासकर फ़रोग़ दे सकते हैं। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए शेख इम्तियाज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ई-कैप। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ज़फ़र पराचा साहब, आपसे रुपी डॉलर पैरिटी ये एक इशू भी है, इसकी वजह से बिजनेसेस डिस्टर्ब भी होते हैं, इसकी वजह से रिसेंट पास्ट में बड़े अच्छी चीज़ें भी हो गई थी। क्या वजूहात हैं? वेल हम IMF के प्रोग्राम में तो हम रुपी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट फ्री फ्लोट भी छोड़ना बिजनेसेस को डैमेज करता है। क्या आप कैसे समराइज़ करेंगे इसको, पूरी सिचुएशन को? देखिए जनाब, आपने जो बात की फ्री फ्लोट की, तो इस वक्त हम फ्री फ्लोट पे चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रियल एक्सचेंज इफेक्टिव रेट्स। तो उसके ये जो IMF की जो एक नई कंडीशन थी, उसके मुताबिक हम पिछले 3-4 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी मार्केट है उसके ऊपर फ्री फ्लोट जो सिस्टम है वो अप्लाई नहीं होना चाहिए। अच्छा। उसकी वजह ये है कि एक तो हमारी मार्केट बहुत छोटी सी है, और इसके साथ साथ जो हमारे रिजर्व्स हैं वो बहुत नॉमिनल हैं। ये उन मार्केट्स में अप्लाई होता है जहाँ पे 100 मिलियन, 80 मिलियन या 100 बिलियन, 80 बिलियन या 200 बिलियन के उनके रिजर्व्स हों। तो आपने पिछले दिनों देखा कि बैंक्स ने जो इसके अंदर मैनिपुलेशन की, वो क्योंकि छोटी मार्केट रही है, अगर 200-400 मिलियन डॉलर रोज़ सेल परचेज हम कर ले तो उसके अंदर जो है ना मार्केट में एक हाइप क्रिएट हो जाता है, और इसको मैनिपुलेट करना और स्पेकुलेट करना आसान है, जिसके ऊपर हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने और स्टेट बैंक गवर्नर ने काफ़ी ज़्यादा सख्त एक्शन लिया। उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि जो रुपया C100 बन गया था वो अब नहीं है, अब स्टेबिलिटी है। राइट। और दूसरी बात ये कि रुपए पे जो इस वक्त प्रेशर है उसकी मेन वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जो पिछली गवर्नमेंट थी उसके अंदर उन्होंने सही तरह मैनेज नहीं किया, और इंपोर्ट हमारी 80 बिलियन डॉलर तक चली गई। राइट। ठीक है, तो वो ट्रेड गैप हमारा बहुत बड़ा हो गया, जिसके नताइज अब हम देख रहे हैं। तो इस गवर्नमेंट ने आके इंपोर्ट को कंट्रोल किया है, ख़ास तौर पे लग्जरी आइटम्स को। लग्जरियस आइटम तो पहले भी अलाउ अगर नहीं करते तो ये आज दिन देखना नहीं पड़ता। जी बिल्कुल, अगर आप देखें लास्ट गवर्नमेंट में तकरीबन 14 से 15 हज़ार नई गाड़ियाँ इंपोर्ट हो गई, जो कि कभी भी इंपोर्ट की इजाज़त नहीं थी, तो वो एक बहुत बड़ा मसला पड़ा। फिर मोबाइल्स हमने तकरीबन 1.9 बिलियन डॉलर के सिर्फ मोबाइल्स मंगा लिए लास्ट ईयर में। तो अब इन हालात में तो इसने जो हमारा ट्रेड डेफिसिट था उसको आउट होना था, और फिर कर्जे बेतहाशा लिए गए। तो अब उनके कर्जे और कर्ज़ों का जो हमने सूद अदा करना है वो भी हमारे लिए मसला बना हुआ है। तो अब क्योंकि अगर अब हम देखें इस वक्त ट्रेड डेफिसिट बेहतर हो गया है, और हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेस के अगेंस्ट जो हमारी आउटवर्ड रेमिटेंसेस हैं इंपोर्ट की शक्ल में, वो काफ़ी ज़्यादा इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हैं। ख़ास तौर पे मैं फिर अगेन बात करूँगा लग्जरियस आइटम, कार्स, उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। राइट। चलिए इस पे मज़ीद नाज़रीन, अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल दिया है। वज़ीर इत्तलात ने इमरान खान को अक्टूबर 2023 में इलेक्शन कराने की तारीख दे दी है। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात की जानिब से ट्वीट किया गया है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार जवाद फैज़ी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जवाद फैज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद फैज़ी साहब, वज़ीर इत्तलात की जानिब से एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने रद्द अमल दिया है इमरान खान के बयान पर, और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो हैं वो अक्टूबर 2023 में होंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बनता भी यही है, असम्बलियों को अपनी आईनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। खान साहब नहीं रहे तो अल्लाह खैर रखे, पाकिस्तान में सलामत रहना है, हुकूमतें आती जाती हैं, लेकिन इशू तो ये है कि कम अज कम वजीर आजम अगर वक्त नहीं पूरा कर पाए या कर सकते तो
असम्बलियों को तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी भी करनी चाहिए, और जिन्होंने इस पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए छलांग लगाई है और अपने ऊपर जो है वो न जाने कौन कौन से भार और जिम्मेदारियां डाल ली हैं, उन्हें भी वक्त दरकार है कि वो किस तरह इसको सही कर पाएंगे, किस अच्छी सिमत पे डाल सकेंगे। तो ये तो खान साहब के पास चूंकि अब कोई और काम है कोई नहीं, या लत संभालो या कोई इधर उधर निकल जाओ। असल में प्रॉब्लम तो यही आ रहा है कि वो अब फ्रस्ट्रेटेड हैं, फ्रस्ट्रेशन के अंदर कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं अपने सपोर्टर्स को, अपने वोटर्स को अपने साथ राम रखने के लिए। लेकिन ये तो मौलाना फजल रहमान भी कह चुके हैं कि हो सकता है इससे भी 1 साल आगे चला जाया जाए। लिहाजा मुल्की मामलात देखने हैं, किसी फर्द वाहिद की ख्वाहिश और उसके अहकामात के तहत नहीं मामलात मुल्कों के चलते, कौमों के चलते, बल्कि उस पर बड़ी दूर अंदेशी से चलना पड़ता है, जीरकपना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुनस इलाही साहब कुछ कह रहे हैं, ये पहले बाजवा साहब को कुछ कहते थे, अब ये कुछ कह रहे हैं। कोई एक तरफ बैठ पाए कहानी तो बंदा बात करे ना। हर रोज एक नया वो जो शोशा छोड़ दिया जाता है और पूरी कौम जो है वो भी मुस्तरब हो जाती है कि पता नहीं हमने किस सिमत जाना है और हमने किस तरफ जाना है। लिहाजा अब मेरा ख्याल है खान साहब को अपने इलाज पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने मामलात को बेहतर करना चाहिए। उनके लिए फैसल वाडा साहब का बयान भी काफ़ी है। अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाएं और देखें कि कहाँ सुकम रह गए हैं, कहाँ गलतियां रह गई हैं, उनको दूर करें। उनके पास बेहतरीन मौका है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, पंजाब के अंदर, वो केपीके के अंदर दूध की नहरें बहाएं, वहाँ पे अच्छे अच्छे मामलात करें, करप्शन फ्री करें। वहाँ जो कर्जे ले चुके हैं केपीके हुकूमत जो ले चुकी है उनका कुछ सोचें, और ना कि ये सोचें कि इनके लोग फोन करते रहे कि IMF के साथ मामलात नहीं होने चाहिए और उसमें जो है वो साजिशी जो बयानियां हैं वो सामने आए। इस मौके पे हमें भी ये चाहिए, मीडिया को भी ये चाहिए कि बजाय छोटी छोटी खबरों को लेके उसको फिर जो है वो हाइप क्रिएट करना, कौम को जहनी तौर पे खलफशार का शिकार करना, इस सब की जिम्मेदारी है। कमान तब्दील हुई है, दहशत गर्दी से हमने निमटना है, इक्का दुक्का जो वाकयात है उसको देखना है, उसका तदारुक करना है। इंटरनेशनली जो हमारी सिचुएशन बना दी गई थी उसको कैसे बेहतर करना है। और फिर अफसोस के मीडिया जो है और अहले सियासत जो है और ख़ास तौर पे PTI वो सैलाब मुतासरीन को भूल ही चुकी है। उनके इश्यूज हैं, ठंड आ गई है, उन्हें कंबल लिहाफ चाहिए, उनको अद्वियात चाहिए, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है और इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं। उस तरफ तवज्जो दे। KPK की हुकूमत को कहे आइए हम KPK के अंदर जो जो इलाके थे जो मफलूज होके रह गए, जो मुतासिर हुए, उस पे कोई नजर दौड़ाए, उनकी जो मेयार जिंदगी है बेहतर करे, रिहेबिलिटेशन का काम करे, बजाय इसके कि आ जाओ इकट्ठे हो जाओ, मैं अब ये करूंगा, मैं वो करूंगा। आपके पास इतना मौका था, आपने जो करना था कर लिया। अब खुदा के वास्ते चले 50 लाख घर तो नहीं बना सके, लेकिन जो सैलाब मुतासरीन है उनकी झोंपड़ियों का ही सोच ले, उनके टेंट्स का ही बंदोबस्त कर ले। पूरी वो कहते हैं जी मैं मगरिब को सबसे ज्यादा जानता हूँ और मदीने को भी वही सारा कुछ जानते हैं। इल्म तो सारा बाबा इल्म दीन जानता है और वही हिसाब है इनका कि हर चीज को ये जानते हैं। लिहाजा बैरून मुल्क तारकीन वतन को इस काम के लिए इस्तेमाल कर लेना और वो पैसे निकाले जो टेलीथॉन के जरिए ऐलान किया था कि इतने अरब इकट्ठे हो गए हैं, उनको लगाएं, उनको बताएं, उनको दिखाएं कि मैं ये कर रहा हूं, ताकि ये कौम जो है आपके आला इकदामात, आपके आला जो काम है उसको देखते हुए आइंदा भी इलेक्शन में कोई सोच ही ले कम अज कम के चलो इमरान खान साहब का भी सोच लो यार, शायद 1-2 वोट दे ही दे उनको। लिहाजा उस तरफ चलना चाहिए, ना कि सियासी महाज को गर्म रखना। और जब सियासी इंतशार होगा, इस्तेहकाम नहीं होगा, तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? अगर आप रोज ये कहें जी लॉन्ग मार्च होगा, सियासत होगी, जलसे होंगे, जुलूस होंगे, तो बैरूनी सरमायाकार कैसे आएगा? लिहाजा इनको हुब्बुल वतनी का सबूत देना चाहिए, न सिर्फ इमरान खान साहब को बल्कि मौजूदा हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनको भी, और हर शोबा जिंदगी से वाबस्ता शख्सियात को पाकिस्तान का सोचना चाहिए, इसकी मईशत का सोचना चाहिए, यहाँ के अवाम की जो मुश्किलात हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। और खास साहब वो जैसे कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे हैं मुसलसल कि शर्तें रख के मुज़ाकरात नहीं होते, बल्कि
बैठते हैं तो उसमें से कोई सिरा पकड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनको ये चाहिए कि बैठे, एक दूसरे का चेहरा देखना जो है वो भी शुरू कर दें, एक दूसरे से हाथ भी मिलाएं, एक दूसरे के गले भी लगे और ये कहें कि जनाब आइए सब मिलजुल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं, ना कि मैं अपनी मैं के ख्याल में फंस के रह जाऊं और फर्द वाहिद जो है वो तमाम तर फैसले करना चाहे। अब वो वक्त नहीं रहा, वो अब वजीर आजम नहीं है, उनको ज़हनी तौर पे इसको तस्लीम करना होगा और बर्दाश्त भी करना होगा। बिल्कुल, ज़हनी तौर पे इस बात को तस्लीम भी करना होगा, बर्दाश्त भी करना होगा। जवाद फैज़ी साहब, ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने भी कहा कि सियासी इस्तेहकाम इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, आप क्या समझते हैं कि अब इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते रहे कि हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए, इलेक्शन का वक्त बताया जाए, वज़ीर इत्तलात की जानिब से वाज़े तौर पर उन्हें तारीख दे दी गई, वक्त बता दिया गया कि अक्टूबर 2023 में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। अब ये बाकायदा तौर पर वक्त दे दिए जाने के बाद क्या इमरान खान किसी हद तक जिम्मेदार रवैया अपनाएंगे? वो अपनी वो जो एक कंफ्यूजन वाली सिचुएशन वो क्रिएट किए बैठे हैं उससे थोड़ा सा पीछे हटेंगे? नहीं, मेरा नहीं लगता, मेरा ख्याल नहीं है कि वो पीछे हटेंगे, लेकिन पीछे हटना पड़ेगा। मैंने पहले जैसे अर्ज किया कि जिस तरह वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट किया है, जिस तरह दीगर वज़रा भी कह रहे हैं, मौलाना फरमा रहे हैं, कायरा साहब कह रहे हैं, वो जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं सब यही कह रहे हैं कि इस तरह नहीं हो सकता, आईनी मुद्दत पूरी होगी। और आइए इस दरमियान जो सूबे आपके ज़ेरे तसल्लुत कह लीजिए या जहां आपकी हुकूमतें हैं, वो मिलके वफाक को मजबूत करें और एक माहौल बनाए, इलेक्शन का जलसे करें, अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं। वैसे भी अगर इमरान खान साहब ना भी गए होते तो आखिरी साल होता ही इंतखाबी मुहिम का है, सारे अहले सियासत जो है वो अपनी अपनी मुहिम चलाते हैं, लिहाजा उस तरफ जरूर करें, मगर इंतशारी मामलात की तरफ ना लेके जाए कौम को। पहले ही बहुत सारे मसाइल है, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, इसका कोई तदारुक करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो है वो पीछे हटेंगे, लेकिन उन्हें हटना पड़ेगा इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, और अपनी जो अना है उसके खौल से निकलना होगा और मुल्की मामलात को समझना होगा। और यही हुब्बुल वतनी है, यही तकाजा है, यही अब सिर्फ कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा उनके बयानात जो हैं वो पढ़ लेने से तो कुछ नहीं होगा ना, वो आप जरूर सुनाएं, लेकिन अमल पहले खुद करें, उसके बाद आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, आपके पीछे चलने वाले हैं, वो भी करेंगे। लेकिन हम ना वो कुरान पाक को, ना अहादीस मुबारका को, ना अकवाल ज़र्री को, ना शख्सियात के जो अकवाल हैं उनको सिर्फ इस्तेमाल करने की हद तक ना रखें ना, उन पे अमल करें और अपने पीछे चलने वालों को उस पे अमल करने की तलकीन भी करें, बल्कि अमल करवाएं। लिहाजा ये जो चीजें हैं, मैं तो जिस दिन इन्होंने कहा था कि मैं करप्ट सिस्टम से अलहदा हो रहा हूँ और इस्तीफे देंगे, और फिर भी उन्होंने एक दरमियान में वो रख ली थी कि मशावरत होगी, मशावरत के बाद उन्हें अंदाजा हो गया है कि जब हुकूमतें नहीं रहेंगी, वो चिंकी की तरह हेलीकॉप्टर जो चलते हैं वो नहीं चल पाएंगे, वो प्रोटोकॉल नहीं होगा। अब आप यही देख लीजिए कि केपीके के जो इनकी सिक्योरिटी के लिए लाहौर में लोग बैठे हैं, उनके लिए सूबाई हुकूमत ने 1 करोड़ से ज्यादा के फंड जो है वो देने का ऐलान किया है और 10 करोड़ जो है वो मांगे जा रहे हैं। अब ऐसी शहनशाहियत और बादशाहत के दिन वो नहीं रहेंगे जब खान साहब असम्बलियां छोड़ देंगे, और उन्हें दूसरा खतरा भी मौजूद है कि अगर मैं हुकूमत में नहीं होऊंगा तो फिर मैं अंदर ही ना हो जाऊं कहीं, क्योंकि केसेस काफी बने हुए हैं। लिहाजा वो कभी भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिसकी वजह से उनको अपने लिए खतरा महसूस हो। अब तो वो हिसार में है, अब तो वो सिक्योरिटी में है। अब चौधरी परवेज लाई साहब भी उनके लिए कलमात खैर अदा कर देते हैं, दिल से ना भी करते हो लेकिन करना मजबूरी है। वजारत आला भी तो एक बहुत बड़ी कुर्सी है ना। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में मैं तो यही दस्तबस्ता गुजारिश ही करता हूँ अपने प्रोग्राम्स में भी और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि सारे मिल के इज्तिमाइयत की बात करें और मुल्क को इस भंवर से निकालें जो मुआशी तौर पे जिसमें हम फंस चुके हैं, जो दलदल है उससे निकलने की कोशिश करें। और दलदल से बिल्कुल, इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम की, सियासी इस्तेहकाम की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके लिए यकीनन सबको मिलकर काम करना है। बहुत शुक्रिया। जवाद फैज़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं और अपने तज्जिये से उन्होंने हमें आगाह किया। नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर से बताते चलें, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द अमल दिया है। उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।
विदाउट एनी रिबेट भेज रहा है, तो उसको हमको रिबेट देना होगा, क्योंकि इस वक्त वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहा है राइट कि 30 से 40 रुपए डॉलर वो कम में बैंकिंग चैनल के जरिए भेज रहा है। जी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि उसके पास 30-40 हज़ार रुपया पर मंथ बहुत बड़ी अमाउंट है, और एक्सचेंज कंपनीज भी 10 से 12 बिलियन डॉलर लेके आ रही हैं विदाउट एनी इंसेंटिव। तो बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत कुछ है, बहुत पोटेंशल है। हमारी 5वीं 6ठी जो हमारी आबादी है दुनिया की, ज़्यादातर नौजवान है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं हम, और पढ़े लिखे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, काबिल ज़हीन लोग हैं। आप सिर्फ देखिए ना, ओवरसीज पाकिस्तानी आपको 35 बिलियन डॉलर भेज रहा है। डायरेक्शन की जरूरत है। चलिए मैं डायरेक्शन बड़ा की जरूरत है और मैनेजमेंट की। बड़ा लंबा कमेंट हो गया, मैं जरा इम्तियाज साहब को भी शामिल कर दूं। इम्तियाज साहब, रिबेट, इंसेंटिव्स, सब्सिडीज, वर्ड्स बड़े अच्छे लगते हैं, और एक्सपोर्टर्स को अगर मिल जाएं तो क्या ही बात है, लेकिन वी आर नॉट अलाउड राइट नाउ कि हम कोई ऐसी बात करें IMF के मुआहदे में हम। नहीं, बिल्कुल और आपकी बात दुरुस्त है। ये कैसे हम मुमकिन होगा कि हम इतना ज़्यादा, ऑब्वियसली डिमांड सबकी है, और डिमांड फुलफिल करना गवर्नमेंट तो हमेशा से ये चाहती है कि एक्सपोर्टर्स को उठाएं, निचले तबके को उठाया जाए, और किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। तो क्या समझते हैं आप, अभी इन हालात में ये तमाम चीज़ें कैसे मुमकिन होंगी? असल में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं अगर एक्सपोर्ट के हवाले से आप देखें। करंटली तो कोई किसी किस्म की सब्सिडी नहीं है। जो IMF की आपने बात की, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक एक्सपोर्टर को किसी किस्म की सब्सिडी नहीं मिल रही है। 2019 तक DLTL जो है उसके मद में जो है वो 2% या समथिंग जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में मिल रहा था, और कुछ एक्सपोर्टर्स को मिल रहा था, लेकिन वो भी डिसकंटिन्यू हो गया। और जो नए मुआहदे IMF के मुताबिक, जैसे भी आपने बताया कि कोई सब्सिडी फर्दर गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और ना देने की कंडीशन में है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ पे किसी किस्म की कोई सब्सिडी दे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मेन जो फोकस करना है, वो सबसे पहले गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि अपने एनर्जी क्राइसिस को हम कैसे कंट्रोल करें। जो इस वक्त गैस का बहरान है, ये बड़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और हमारी इंडस्ट्री की क्रूशल नीड है। वो आप सीमेंट फैक्ट्री ले लें, टेक्सटाइल फैक्ट्री ले लें, जितनी जो है वो इंडस्ट्री ले लें, सबको जो है वो गैस की इस वक्त नीड है। तो उस हवाले से हमें फौरी तौर पे मेजर्स लेने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात की जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट्स की, तो वो हमेशा से सपोर्टिव रहे हैं, और माशाल्लाह अच्छा फिगर है, 30 से 31 बिलियन अगर उनकी तरफ से आता है, जो कि एक बड़ा हेल्पफुल हैंड है पाकिस्तान के लिए, हमारे जो है वो ज़र मुबादला के लिए। तो मैं समझता हूँ उनको भी गाइडलाइन देने की ज़रूरत है, जहाँ हमें अपने आगे यूथ को गाइडलाइन देने की ज़रूरत है। बीइंग बिजनेसमैन मैं ये देख रहा हूँ इस वक्त प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। दर्शक समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे अब जो है ना वो सेफ़ एंड साउंड जो बिज़नेस समझा जा रहा है, वो रियल इस्टेट का समझा जा रहा है। और इस वक्त जो बाहर से भी पैसा आ रहा है, या यहाँ से भी लोग जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल इस्टेट में। तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएं, लोगों को इंडस्ट्री लगाने की तरगीब दें, यंग जनरेशन को जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके आने की तरगीब दें, ना कि जो है रियल इस्टेट में हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारे पास ये जिस तरह भी मैंने बात की, या हम सब ने बात की, कि जो है वो हमारे पास पोटेंशियल बहुत है। अभी रिसेंटली हम ये देख रहे हैं, एग्जाम्पल एक सेट हुई हुई है कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, और वहाँ जो फुटबॉल इस्तेमाल हो रही है वो मेड इन पाकिस्तान है। तो क्या ये कम एजाज़ की बात नहीं है पाकिस्तान के लिए कि दुनिया भर की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होते हुए, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स होते हुए, और पाकिस्तान से जो है वो उसकी प्रोक्योरमेंट की गई, और पाकिस्तान का शेयर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास लोग हैं जो कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। वो सर्जिकल गुड्स हो, वो लेदर हो, वो सॉल्ट हो, वो फर्नीचर हो, वो टेक्सटाइल गुड्स हो, वो एग्रीकल्चर हो। तो क्या रीजन है हम FDI क्यों मिस कर रहे हैं? यही पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली मेन बात ये है कि आप जब भी किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप देखते हैं कि स्टेबिलिटी क्या है। मिडिल ईस्ट ने क्या चीज़ सेट की, उसने यही चीज़ सेट की मेन कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। डॉलर उन्होंने अपना फिक्स किया हुआ है। आप देखें 3.75 समथिंग उनका जो है वो डॉलर है, और वो मैं तकरीबन लास्ट 20 साल से देखता चला आ रहा हूँ कि वो वहीं पे उनका स्टैंडर्ड है सेट। और जब आप और जब उसके पास ऑप्शंस हैं कि वो इस कंट्री जाए, उस कंट्री जाए, तो फिर वो सोचते हैं जहाँ पे एक सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट मिले। एग्जैक्टली, तो वो क्यों जाए? बिल्कुल, ये गवर्नमेंट कोशिशें करती रही है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट भी, कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में किसी तरीके से असिस्ट किया जाए, टेक्नोलॉजी को किया जाए, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो नंबर 1 प्रायोरिटी होती है
कहीं भी कोई मूव तो होना इम्तियाज चाहता साहब, हमें ये थोड़ा सा प्रोटेस्ट, ये धरना कल्चर भी ख़त्म करना होगा। एग्जैक्टली ये तो जो हमारा है वो थोड़ा सा बहुत ही अग्रेशन फैला रहा है, जिसकी वजह से अभी घर में पानी नहीं आ रहा, लोग रोड पे बैठ जाते हैं, कोई मसला हो गया रोड पे बैठ जाते हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। मैं आपकी बात से 100% एग्री करूंगा। देखिए बात यह है कि ये हमारा कल्चर नहीं था नहीं था, और एग्जैक्टली। हम लोग इतने एग्रेसिव भी नहीं थे, लेकिन अब हमें इतना एग्रेसिव बना दिया गया है, इतना इस ट्रेंड की तरफ ले जाया गया है ज़बरदस्ती, हमारा माइंडसेट चेंज किया गया है लोगों का। हम लोग आम आदमी को कंसर्न नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या पार्लियामेंट में हो रहा है, कौन आ रहा है, किसकी सीट आ रही है, किसकी सीट जा रही है, किसकी नई अपॉइंटमेंट होनी है, किसकी नहीं होनी है। तो ये सारी चीज़ों से आम आदमी का कोई बहुत कंसर्न बड़ी नहीं। बातें हुआ करती थी और ये बहुत ही अब आम हो गई हैं, आम हो गई बहुत है, कॉमन। हर जगह ये बातें हो रही हैं। हमारे डिस्कशन का इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब हम भी अगर कहीं बैठे होते हैं तो हम बात करते हैं कि यार देखें, हम लाहासिल बात कर रहे हैं, हम बामकसद बात करें जिससे मुल्क को कुछ फ़ायदा हो, हमारे बिजनेसेस को कोई फ़ायदा हो, हमारी इकॉनमी को कोई फ़ायदा हो। लेकिन आजकल जो है वो हॉट टॉपिक ही ये होता है कि आप जो है ना वो उसी कल्चर की बात कर रहे होते हैं, धरना कल्चर की, और जो है ना ये कैसे है, कैसे और आगे इसमें मामलात फिर होंगे। हमारे यहाँ महज़ब खानदान, सफ़ेद पोशी, ये बहुत सब कुछ था, अब जी। सब जो है वो गायब हो चुका है, तो इसको बड़ा प्रमोट बिल्कुल, करने की ये ज़रूरत तो है। हमारी, जिसे आप कह रहे हैं कि कल्चर का हिस्सा थे, इनको हमें दोबारा लेके आना पड़ेगा और हमें लर्न करना पड़ेगा। देखें ये सारी चीज़ें हमारा हिस्सा हैं। हम अपने अगर नेबरिंग कंट्रीज़ में भी देखते हैं सब जगह पे, वहाँ इस तरह की सूरत हाल नहीं है और चीज़ें बड़ी नॉर्मल रहती हैं। मैं भी रिसेंटली भी देख रहा था कि चीज़ें कि बांग्लादेश जैसा मुल्क है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन अगेन जिस तरीके से अभी ये चार्टर ऑफ जो है वो आप इसकी इकॉनमी के लिए बात करें या एपीसी के लिए बात करें, उन्होंने ये पास किए हैं बिल्स कि हमने अपने बिजनेसेस को, इकॉनमी को हर्ट नहीं होने देना। अगर जो है एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके कार्गो जा रहे हैं, कंटेनर जा रहे हैं, पोर्ट्स जो हैं वो खुले हुए, काम होता रहेगा। स्ट्राइक ऐसी जगह पे होगी जहाँ से किसी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जो है ना वो अपने बिजनेसेस भी बंद करके बैठ जाएं, राइट। अपने मामलात बंद करके बैठ जाएं। नहीं, वो चीज़ें लाइन और लाइन तो उन्होंने डिफाइन की हुई है कि आपका प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट दुनिया में होते हैं, बिल्कुल ऐसा आप वो करें, आपका राइट है। राइट। चलें जी, पराचा साहब इन्होंने भी काफ़ी डिटेल्ड समझाने की कोशिश किया। आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इस बात को समझ रहे होंगे। ये बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आपने जिक्र किया, थ्रू प्रॉपर चैनल पैसे भेजते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, बड़ा अच्छा है, पूरी दुनिया में नाम होता है पाकिस्तान की इतनी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग अनऑफिशियल तरीके से भी कुछ उसको प्रेफर कर रहे हैं। एक तो ये बताइए, दूसरा ये कि वी हैव चैलेंजेस राइट नाउ, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में भी चैलेंजेस नहीं हैं, लेकिन हमें खुद भी अपना एक एज अ नेशन एक होने की ज़रूरत है। तो अपने अपने हिस्से का काम करना है सबको। टैक्स कटता है, सबको बुरा लगता है, चले भाई टैक्स कट रहा है, लेकिन देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ डॉक्यूमेंटेड चैनल के थ्रू पैसे भेजेंगे तो कितना इम्पोर्टेंट होगा ये हमारे लिए, हमारी इकॉनमी के लिए। देखिए जनाब, बात यह है कि इस वक्त जो भी है हमारी पास, जो भी प्रॉब्लम है वो डॉलर ना होने की, फॉरेन एक्सचेंज ना होने की प्रॉब्लम है। और जो हम कर्जे लेने बाहर जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में कर्जा लेने जा रहे हैं। Exactly. जबकि रुपये में तो हमारे पास कर्ज बहुत है, सरप्लस है पैसे। स्टेट बैंक कई दफ़ा बैंक्स को दे रही होती है। तो जो हमारे पास मेन सोर्स है डॉलर्स आने के, एक एक्सपोर्ट, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानी। राइट। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो इस वक्त रेमिटेंसेस आती है वो सिर्फ 50% आती है। 50% बदरिया हवाला आती है। तो अगर हम उसको क्रैक डाउन करने की भी कोशिश की जाती है, फिर भी ये इतना ज़्यादा क्यों है? इस वक्त हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है और तमाम महकमे भी बड़े एक्टिव हैं, ख़ास तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वो भी जगह जगह क्रैक डाउन कर रही हैं। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ हवाले वाले इन्वॉल्व नहीं है, आपके एंटी स्टेट भी जो एलिमेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। अगर हम ये देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में इंडिया वहाँ पे बाइंग शुरू कर देता है डॉलर्स की 15-20 रुपये बढ़ा के, तो वो सारा डॉलर यहाँ से कराची, लाहौर, पिंडी, पेशावर से इकट्ठा होकर अफ़गानिस्तान चला जाता है। ये भी एक एलिमेंट है। और बहुत सारे एंटी स्टेट एलिमेंट भी हैं और कुछ बेवकूफ़ लोग जो वक्ती तौर फ़ायदे के लिए वो भी उनके साथ इस्तेमाल हो जाते हैं। पता होना चाहिए कि ये डेंट कर रहा है हमारी इकोनॉमी को और बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। फिर इसके साथ साथ जो हमारी अफ़गान ट्रेड पॉलिसी, ईरान ट्रेड पॉलिसी, प्लस ईरान और अफ़गानिस्तान इमिग्रेशन जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत डेंट कर रहा है हमारे इकनॉमी को भी और हमारी चीज़ों को भी। जैसे कि हमारे दीगर ममालिक के साथ हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी है कि बाकायदा वीज़ा आता है और आप बाइयर फिर जाते हैं।
तो इन दोनों ममालिक के साथ हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मॉब के मॉब रोज़ जाते हैं विदाउट वीज़ा और मॉब के मॉब वापस आते हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग करना है। ये एक बहुत बड़ा डेंट है। फिर इसके साथ साथ जो हम उनसे एक्सपोर्ट करते हैं, ख़ासतौर पे शेख साहब को मालूम होगा अफ़गानिस्तान से फ्रूट, सब्ज़ी और बेतहाशा चीज़ें ईरान से आती हैं, तो वो हमारे यहाँ उनके साथ मैकेनिज़्म ये है कि वो ये शो करते हैं कि हम वहाँ से आए और कैश डॉलर लेके आए। बॉर्डर के ऊपर हमारे कुछ लोगों से मिल के वो एंट्री डलवा देते हैं, एक्चुअल वो डॉलर्स नहीं आते, वो यहीं से डॉलर ख़रीदे जाते हैं और वो बैंक्स में जमा हो जाते हैं। और जो हमारा जो कीमती दर मुबादला है, जो सामान की शक्ल में यहाँ से जाता है, वो उसका हवाला हो जाता है। अच्छा पराचा साहब, ये तो आपने सही बिल्कुल बताया कि ये चीज़ हो रही होगी, कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके ऊपर क्रैक डाउन कैसे किया देखिए जाए? जी, कंट्रोल ऐसे किया जाए, अगर हम ये सोचें कि हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पकड़ धकड़ कर लेंगे तो ये तो नामुमकिन है, क्योंकि उनके वसाइल भी महदूद हैं बिल्कुल। और किसी के आपके पास कोई ऐसा आला नहीं है कि कहाँ पे क्या हो रहा है आप नहीं पकड़ सकते। बहुत मुश्किल फिर है। इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रक्स हैं, लोग हैं कि अब उसको हर एक को चेक करना हर कंटेनर को मुमकिन नहीं है। हमको पॉलिसीज़ ऐसी बनानी होंगी, जैसे मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की कि हमको उसकी डिमांड किल करनी होगी। जब हम जब पॉलिसीज़ ऐसी बनाएंगे, हम उसकी डिमांड ख़त्म करेंगे तो अल्टीमेटली ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम उन चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहेंगे, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बॉर्डर क्लोज करना इज नॉट द सॉल्यूशन, आप समझते हैं? नॉट अ सोल्यूशन, और ना ये सोल्यूशन है कि और ना ही एंटी स्टेट वाली बात है। देखिए अगर आज हम बॉर्डर बंद करते हैं अफगानिस्तान का, तो वहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ मजहबी जमातें, वॉर लॉर्ड्स, वो आके एक जैसे कभी बात हुई कि वो आके वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और वो जनाब दोनों तरफ की ट्रैफिक वगैरह बंद कर देते हैं। मुख्तलिफ माफियाज हैं, उनके उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव्स हैं। उनका ये मोटिव नहीं है कि जनाब ये बंद हो गया जी हम लोगों को आसानी दिलाना चाहते हैं, ना। वो बेसिकली उन्होंने जो स्मगलर्स हैं या जो एंटी स्टेट लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कैप्स पहनी हुई हैं। किसी ने मज़हब की कैप पहनी हुई है, किसी ने पॉलिटिकल कैप पहनी हुई है, किसी ने ह्यूमन राइट्स की पहनी हुई है। तो इस तरह करके ना फिर गवर्नमेंट को प्रेशर दिया जाता है। तो जैसे भी हमने बात की कि सिर्फ और सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा होना चाहिए, चार्टर ऑफ इकनॉमी, चाहे एजिटेशन करना हो आपने, चाहे आपने मुजाहरा करना है, जो मर्जी करना है एक साइड पे, और कम से कम कराची को तो आपको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में देना होगा। अगर इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और यहाँ पे कोई एजिटेशन, कोई मुजाहरा, कोई जलसा जलूस नहीं होना होगा जब तो आपकी मुल्क की इसमें बेहतरी है। और अगर ये नहीं करेंगे इसको तो प्रमोट करना इस तरह हर शख्स हर एरिया में, आज भी कराची में मसल पार है, पत्ता भी है, सब कुछ है, तो ये फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि कराची जो है मिनी पाकिस्तान है। आपका 70-80% रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट होता है। लोगों को आपको पीस ऑफ माइंड देना होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे जो बॉर्डर पे हमारे मुहाफिज हैं उनको बड़ा ये मुश्किल होता है कि वो हमेशा ये कहते हैं ना कि ये जंग उन दुश्मनों से जो दिखाई नहीं देते, और ये वो दुश्मन है जो कि बहुत ही शातिर और बहुत ही जो है वो समझदार है। तो वो डेंट कैसे कर रहा है हमारी इकोनॉमी को, उसको देखना पड़ेगा। पराचा साहब भी मौजूद हैं, इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। इम्तियाज़ साहब आप भी इस पर कॉमेंट कीजिए कि ये चीज़ें जो कि हमें डैमेज करने की कोशिश की जाती है, साथ साथ अगर बॉर्डर क्लोज कर दे जाएं, ये सोल्यूशन नहीं है। पहले भी किया गया था ये, लेकिन उसकी वजह से हमारे ही मुल्क को नुकसान हो रहा था। उसमें भी बहुत छोटी छोटी सी सनतें थी, वो जो है वो इससे डैमेज हो रही थी। आप क्या समझते हैं कितना इम्पॉर्टेंट है इन चीज़ों को टैकल भी करना? और जैसे इन्होंने कहा कि कराची एज द हब ऑफ इकॉनमी, इसको सर्वाइव करना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं पराचा साहब की बात को सेकंड करूंगा, और बिल्कुल उन्होंने अच्छी बात की। सूरत हाल ऐसी है, देखें पहले तो आपको अपना घर ठीक करना होता है। इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अगेन हम पहले अपने मुल्क को देखेंगे, फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ होते हैं, पड़ोसी जो है, हमसाए जो है, वो हमेशा आपके साथ कोऑपरेटिव होते हैं और वो आपकी फैसिलिटेशन के लिए होते हैं। जैसे अभी बात हुई कि वहाँ से कभी सब्जियाँ भी आ जाती हैं, फ्रूट भी आ जाता है। जब हमारे पास फ्लड की जैसी सूरत हाल है, तो हमें उसकी एक अपॉर्चुनिटी में जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहिए। और हम पहले भी करते रहे हैं, ज़माना कदीम में अगर आप देखें, हम बार्टर ट्रेड करते रहे। तो बजाय इसके कि हम उन्हें कोई जो है ना उसकी पेमेंट दें या डॉलर्स के हवाले से ट्रांजैक्शन हो, हम उन्हें ये कहें कि जी आपने एंट्री करानी है, आप यहाँ से कोई गुड्स ले जाएं।
Exactly. और ये मैं आपको बार्टर बता दूं, सिस्टम होना बार्टर चाहिए, बड़ा सिस्टम पे समझदारी वाला। हाँ अच्छा, पड़ोसियों एक से चीज़ इम्तियाज़ साहब मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, पराचा साहब कह रहे थे कि फेडरल वगैरह का सिस्टम हो जाना चाहिए कराची के अंदर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनको अपने तरीके से काम करें वो, लेकिन सारी चीज़ों को मैनेज प्रॉपर हो। अब क्या समझते हैं आप, ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह पोलिटिसाइज ना मामला हो? जी बिल्कुल। देखें, ये तो सब जब मुत्तफिक हो जाए ना एक बात पे कि जी हमने डेवलपमेंट किस तरीके से करनी है, तो फिर ये मैटर नहीं करती बात कि किसके अंडर में है, क्योंकि फोकस आपका विजन एक होता है। देखें, आप सियासत और बिजनेस को दोनों को अलग अलग लेके चलें। जो बिजनेसेस हैं, अगेन मुल्क के लिए, मुल्क की इकॉनमी की जो बात है, वो गवर्नमेंट्स चेंज होती रहे, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मामला हो, लेकिन वो आपका जो इकॉनमी का जो आपका प्लान है, जो विजन है 2050, वो एज इट इज़ कैरी ऑन होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की हमें चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, और ना उसमें किसी किस्म की कोई छेड़छाड़ की राइट किसी को देना चाहिए, क्योंकि वो अगर चलता रहे हाई टाइम अब हमें बना लेने चाहिए ये प्लान्स भी, ये विजन्स भी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये भी बात करूंगा कि कराची इस वक्त सेफ सिटी है आपका, कि मतलब ये आपका मेन ऐसा सिटी है कि जहाँ बिजनेसेस हैं, लोग आ भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो है लोगों को यहाँ फैसिलिटेशन दें, लोग यहाँ से मूव ना हो। इस वक्त जो है कुछ बिजनेसेस यहाँ से ज़रूर जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, डे आउट हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोस्पेक्ट अच्छा है। हम जो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, हम ऐसी अच्छी जो पोजीशन पे हैं कि हमें जो है इन फ्यूचर भी, क्योंकि आपने CIS कंट्रीज़ को फीड करना है और अफगानिस्तान को भी फीड करना है, उनके पास समंदर नहीं लगता। जो सबसे बड़ी हमारे पास, आप देखें ना अपॉर्चुनिटी, क्यों हमारे पास CPEC आया, हमारे पास CPEC क्यों आया, इसी वजह से आया, क्योंकि हम नीड है इन कंट्रीज़ की। हम गर्म समंदर तक जिनको भी रास्ता चाहिए, उन्हें हर सूरत हमारे पास आना ही आना है, अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए, अपनी इंपोर्ट्स के लिए। बड़ी की पोजीशन है और स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कराची की, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हमें जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और उसी हवाले से हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगेन, जब तक हम जो है वो दूसरी चीज़ों में उलझे रहेंगे, तो हम कैसे निकल के आगे का सोचेंगे। हाँ एग्जैक्टली, हम उलझ गए हैं दूसरे मामलात में, इस वजह से हम मेन जो हमारा काम है करने का वो उस पे फोकस नहीं हो पा रहा है। हम लास्ट टाइम, मुझे याद है आपके प्रोग्राम में आया था जब डॉक्टर साहब आए थे, और उन्होंने डॉलर 200 से भी नीचे आ गया था, 197 समथिंग पे आ गया था। तो एक खुशी की नवीद थी, एक लहर थी कि यार चलें, अब कुछ चीज़ें स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें जो है वो पॉजिटिव मूव होंगी और पॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी प्रॉपर हो गई भी है। लेकिन अगेन वो चीज़ें स्टेबिलिटी से अनस्टेबल ही रही, और अभी तक वो अनस्टेबिलिटी चल रही है, और ये आगे कब तक कंटिन्यू रहेगी ये गॉड नोज बेटर। के मतलब इस हवाले से अब लोग सीरियस हो जाए खुदारा, अपने मुल्क से, अपने लोगों से, और अपने जो है वो कौम से सीरियस हो जाए। सबसे बढ़कर ये चीज़, राइट, कुर्सी की जंग छोड़े और जो है ना, बिल्कुल हाँ, अपनी अपनी टर्म का इंतजार करें अगर आपको है इस बात की। एग्जैक्टली जी, सबको मौका मिलता है, आप अपनी परफॉर्मेंस से आपको आपके लोगों हिस्से को का मौका मिल गया, बाकी जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें करने दें। हाँ, और कोई मतलब ऐसी बात नहीं है अगर आपको थोड़ा सा किसी को भी वेट करना पड़ता है साल, 1-6 महीने, क्योंकि इस वक्त अगेन एजेंडा सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का सर्वाइवल तो हो। पाकिस्तान का सर्वाइवल होगा, बचेगा, तो फिर आप चीज़ें सारी करेंगे ना। बाकी तो मामलात आपके चलते रहते हैं, ये तो 75 सालों से और लास्ट जो है वो डिकेड्स से चलते चले आ रहे हैं। तो आप पहले मुल्क को एक अच्छी हालत में लेके आए, सारे बैठ के अपने मशवरे दें, सब बैठें, एडवाइसेस दें, और मिल के जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की बात करें। बिजनेस कम्युनिटी पहले भी ऑन बोर्ड थी, आगे भी ऑन बोर्ड रहेगी, और सिर्फ आपकी तरफ से एक विलिंगनेस चाहिए ताकि हम चीज़ों को मूव फॉरवर्ड करें। पराचा साहब, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना आवाम को जो है वो उनका भी एक हक है, उनकी भी नीड्स हैं, उनको पूरा करना। साथ साथ बिजनेस कम्युनिटी ऑन बोर्ड है, वो चाहती है कि बिजनेसेस फ्लरिश करें, पॉलिटिशियंस भी चाहते हैं अपनी अपनी सियासत चमकाएं और किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ें। आप क्या समझते हैं कि अभी जिस मुल्क अभी जो एक हालात हैं, पॉलिसी रेट को देखें 16%, हाईएस्ट आफ्टर 2 डिकेड्स, क्या समझते हैं आप इन तमाम सिनारियों को मद्देनज़र रखते हुए ये पॉलिसी रेट क्या मुमकिन बना सकता है? क्या इस पर बिजनेसेस फ्लरिश कर सकते हैं? क्योंकि वी नीड ग्रोथ, वी नीड एम्प्लॉयमेंट, और ये तमाम चीज़ें जब ही मुमकिन हो सकेंगी जब बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। देखिए जनाब, बात ये जो पॉलिसी रेट है ये हमारी मजबूरी है। अगर हम इस वक्त इसको पॉलिसी रेट को नहीं करेंगे तो हमारे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हमारे यहाँ डॉलर का रेट और बढ़ जाएगा, तो और फिर हमारे इसके साथ साथ IMF की कंडीशंस भी होती हैं मुख्तलिफ, उसमें से एक ये भी कंडीशन है। तो ये टाइमिंग है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा देता है या इंजेक्शन देता है या आपको ऑपरेशन बताता है। तो अभी हम किस मोड पे? मेरे ख्याल में अभी तो ऑपरेशन या ICU में अभी हम ऑपरेशन के उसके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लेकिन वक्ती बात है, ये लाइटर नोट पे। नंबर 1।
नंबर 2 बात यह है कि हमको, जैसे शेख साहब ने कहा, बिल्कुल बड़ी सही बात कही, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि हमको ये जो हमने पूरी कौम को स्टेट ब्रोकर बना दिया है या इजी मनी की आदत डाल दी है, दूसरे सादा अल्फाज में हड हराम बना दिया है कि प्लॉट लो प्लॉट बेचो, उसमें सिर्फ सेलर बायर को फ़ायदा होता है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं होता। अगर वो एक इंडस्ट्री लग जाए 100 मिलियन की, 50 मिलियन की, तो कम से कम 40-50 लोगों को रोज़गार मिलता है। और हमने लोगों को आसान इनकम की तरफ लगा दिया है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, बहुत बड़े बड़े ग्रुप इंडस्ट्री बंद करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हाउसिंग स्कीम्स में, सोसाइटीज बना रहे हैं, तो बिल्डिंग्स ये बना रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। एक तो बात यह है कि जो मेरा भी कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन हमको इसके अंदर कंस्ट्रक्शन के काम में एक तो प्लॉट्स की सेल बंद करनी होगी, नंबर 1। दूसरा, हमको जो बुकिंग है इसकी वो बंद करनी होगी। फिनिश गुड जैसे कारें बन के बिकती हैं, सीमेंट लोहा सरिया बन के बिकता है, वो होना चाहिए कि भाई आप अपने पैसे से बनाएं और फिर बेचें। और इसके साथ साथ एस्क्रो अकाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि जी हाउसिंग सोसाइटी के उसने पैसे जिम में डाले और वो गायब, या उसने अपार्टमेंट बिल्डिंग के पैसे बुकिंग डाले। सिर्फ 2 लाख से महाना इतनी एक साथ, और जी। ये और वो। देखिए अगर हम ये करेंगे तो ये जो इसके अंदर स्पेकुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। एक एक आदमी ने 20-20 प्लॉट लेके रखे हुए हैं। आप हाउसिंग सोसाइटीज़ देखें जो अगले 50 साल में भी आबाद नहीं होंगी इतनी, और आपका जो एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए हम वी आर एग्रो बेस्ड कंट्री हमेशा से। अभी ऑब्वियसली फ्लड आया, उसकी वजह से बड़ा डैमेज हुआ है, लेकिन ये भी जो आपने कंस्ट्रक्शन साइट बोला, ये भी बहुत डैमेज कर रही है। एक वक्त था कि जोन्स डिवाइड थे और यहाँ पर चीज़ें या लैंड डिवाइडेड था, अब बस हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्स्ट्रा होते जा रही है। कंस्ट्रक्शन या प्लॉटिंग, प्लॉटिंग वो ठीक है, व्हाटएवर वो सोसाइटीज बन रही है। अबेंडेंड लैंड पड़ी हुई है, वहाँ पे ना एग्रीकल्चर हो रहा है ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आपको वर्टिकल जाना होगा, उसका भी जो रूल्स हैं उनको भी दोबारा बनाना होगा। कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हमने एक इदारा हुकूमत ने बनाया था, रियल एस्टेट एक्सचेंज और के तहत एक इदारा बनाया था, वो बनाना होगा। उसके अंडर में SCCP के अंडर होंगे सब, ताकि और रेगुलेटेड हो। और ये भी देखना होगा कितने घरों की ज़रूरत है। ठीक है। उससे क्या होगा, जो प्राइस बढ़ जाती है ना, वो प्राइस नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एक आदमी 50 प्लॉट होल्ड करके बैठ जाता है। जो एंड यूज़र है उसको 20 हाथ घूम के जब मिलता है वो, तो वो ओवर प्राइस होता है। मेरा कहना ये है, वो घर बना ही नहीं और सकता। एक गरीब आदमी के लिए एक घर की रिक्वायरमेंट है, वो नहीं चाहता कि उसके पास 10 घर हो। लेकिन अब गरीब आदमी नहीं, अब तो अमीर आदमी मकान नहीं ले सकता। देखिए ना, अगर मैं 1000 गज के घर में रहता हूँ तो मुझे अपने बेटे के लिए कम से कम 500 गज का घर तो चाहिए। अब 500 गज का घर 15 करोड़ का, तो वो या फैक्ट्री की ज़मीन महंगी या मेरी ब्रांच खोलने के लिए जगह महंगी। तो जब मैं कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे तो पैसे तो मुझे बैंक से मिल जाते हैं। तो ये हमारी इकनॉमी की ग्रोथ रुक रही है हर जगह। ये हमको प्राइजेस ठीक करनी होंगी। ये जो आपका लैंड माफिया या ये जो स्टेट माफिया आ गया है, इसको क्रश करना होगा। गवर्नमेंट ने अब एक अच्छा काम किया है कि अब उन्होंने 1% टैक्स लगाया है प्लॉट्स पे, प्रॉपर्टीज पे। उसको ज़्यादा लगाना चाहिए, इस बजट में लगाइए, ताकि ज़्यादा लगाना चाहिए ताकि लोग डिस्करेज हों, वो पैसा निकाल के इंडस्ट्री में लगाए। उसके साथ साथ वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। तमाम टैक्सेस क्लब करके एक टैक्स होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट। लोग इससे बहुत तंग हैं। ठीक है। तीसरी बात, हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा, इस वक्त हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज के लिए, एक्सपोर्टर के लिए बेहतरीन मौका है कि जब हमारी फॉरेन एक्सचेंज महंगा है और ड्यूटीज़ गवर्नमेंट ने बढ़ा दी हैं, उनको चाहिए अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, प्लस उसके साथ साथ सब स्टैंडर्ड ना बनाएं, क्वालिटी ठीक हो। ठीक है। अभी तक पाकिस्तान की क्वालिटी ठीक नहीं है। और मैंने आपसे क्या कहा, एक्सपोर्ट ना बढ़ने की कोई वजह भी है कि जब हम वहाँ बाहर जाते हैं तो हमारा नाम ही कुछ नहीं होता। तो हमको बेसिकली बिजनेसमैन बनना है। क्वालिटी मेंटेन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारा बहुत अच्छा नाम है और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मेंटेन करने की जरूरत है। बहुत मजा आ रहा है प्रोग्राम में। बस लास्ट कमेंट इम्तियाज साहब, वाफ फुटिंग नोट पे क्या डिसीजंस आप समझते हैं, जैसे पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको प्रॉपर्ली टैकल करना पड़ेगा, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, और क्या चीजें आप समझते हैं कि फौरी तौर पे हो जाएं, क्योंकि इस गवर्नमेंट की काविशें भी हैं। बिल्कुल गवर्नमेंट की काविशें हैं और उसमें सबको अगेन मिल के काविशें करनी है।
اور جو مین اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے صرف اور صرف میں اس میں یہ کہوں گا کہ انرجی کرائسس جو ہے اس کو سب سے پہلے دیکھیں. اور یہ بڑا ہمیں ہرٹ کر رہا ہے. ہمیں جو ہماری ابھی ایکسپورٹس ہیں کم سے کم وہ ہم سسٹین کر جائیں. جو ہم نے اس میں مائلیج لیا ہے 34-35 بلین تک ہم چلے گئے تھے, تو وہ ہم فگر اپنا مینٹین رکھیں اور اسے تھوڑا سا انکریز کریں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری جو انرجی نیڈز ہیں وہ ہماری جو ہے ہمیں کمپٹیٹو پرائس پہ ملیں. اور اس کے لیے ہمیں جو بھی اپنی ریسورسز ہیں ان کو بروکار لانا ہے, چاہے ہمیں ایران سے جو ہے وہ گیس لینی پڑے یا رشیا سے آئل لینا پڑے یا کہیں سے بھی لینا پڑے. بالکل سب سے پہلے ہمارا یہ ہونا چاہیے, اور پھر اگین جو چارٹر آف اکانومی ہم نے بات کی ہے اس کو جو ہے وہ کرنا چاہیے. ویل تھینک یو سو مچ جی. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا سر کہ ہم لوگوں کو ایز اے عوام ہم کو اپنے رائٹس یاد ہے, ڈیوٹیز یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ہم کو اپنا ٹیکس بھی دینا ہے. اور بہت بڑی وش لسٹ ہے ہماری, جو ہم بولتے ہیں یہ بھی کر دیں یہ بھی کرتے ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے. تھینک یو سو مچ فراجہ صاحب, بہت مزہ آ رہا تھا پروگرام میں, اور گفتگو ابھی بہت مزید باقی ہے لیکن نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو سو مچ. امتیاز صاحب آپ بھی پروگرام میں تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس کے اندر ہم نے روپی ڈالر پیرٹی کے حوالے سے جو تھوڑے سے لوپ ہولز ہیں, پالیسیز کے حوالے سے, کنسسٹنسی کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن کی. ایک جاتے بعد اگر انرجی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, پاور جنریشن جو ہماری انڈسٹریز کی نیڈ ہے, چھوٹے چھوٹے پلانٹس اگر لگ جائیں, جیسے کہ جمپیر کے اندر ابھی ونڈ پاور پروجیکٹس لگے ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے یہ. اسی ٹائپ کے اگر چھوٹے پلانٹس لگ جائیں تو یہ بڑی ہیلپ فل ہو سکتے ہیں انڈسٹریز کے لیے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پر پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.